Assalamu alaikum everyone. Today's topic is diabetes mellitus. It is one of the most common disease all over the world as you already know. बहुत common है और the major source of the glucose that circulates in the blood are through the absorption of ingested food in the gastrointestinal tract. जो खाना आप खाते हैं उस एब्जॉर्ब होती है और ब्लड में आ जाती है. Diabetes is group of metabolic diseases that occurs with increased level of glucose in the blood. अभी एक पूरा ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेज है. ये एक बीमारी नहीं है, ये हर चीज़ को अफेक्ट करती है. डायबिटीज़ मोस्ट ऑफन रिजल्ट्स इन डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और इवन बोथ. या तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रही या इंसुलिन एक्शन में डिफेक्ट है, वो एक्ट नहीं कर पा रहा, या दोनों का हो सकता है. जिस तरह के पेनक्रियास के जो आइलेट सेल्स हैं वो डिफेक्टिव हो गए हैं, वो ठीक नहीं रहे, तो ऐसे हो सकता है. या जब वो एक्ट करता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती. जिस तरह फैट सेल्स होते हैं बॉडी में, जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पाती. नॉर्मल फंक्शन इंसुलिन का क्या है? इट इज़ सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास. When we consume food, it is digested and absorbed as glucose from the intestines into blood. जो हमारा फूड होता है उसमें से एज ग्लूकोज ये एब्जॉर्ब होता है. उसके बाद इंसुलिन मूव्स ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू मसल, लिवर एंड फैट सेल्स फॉर एनर्जी. अब ये जो इंसुलिन है ये उसको ग्लूकोज को कह लें ठिकाने लगाती है, कि उसको ब्लड के थ्रू मसल, लिवर और फैट सेल्स में एनर्जी के लिए यूज़ करवाती है ताकि बॉडी में ब्लड में एक्यूमुलेट ना हो सके. अब इसकी 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. टाइप 1 में लिटिल और नो इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस, यानी कि बिल्कुल नहीं होती. टाइप 2 में कुछ इंसुलिन बनती है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता बॉडी. ये 90% केसेस में हेरिडिटरी होता है और जेस्टेशनल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये ओवरवेट जो फीमेल्स होती हैं जो वो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये डेवलप होता है. कॉजेज़ पे आ जाए. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस अकर्स. ठीक, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स हो जाएगी, बीटा सेल्स ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे लाइक वायरसेस एंड ट्रॉमा, जो कि डिस्ट्रक्शन कर देगा बीटा सेल्स की. टाइप 2 पे आ जाए. वेट मेनली कॉज होता है. एक्सेसिव वेट और ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स डेट कंट्रीब्यूट टू टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस बिकॉज इट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस. फैट सेल्स क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इंसुलिन को, इसलिए जो है वो वेट को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं चाहिए. इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल कैन आल्सो कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन. जो लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं, कोई उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनमें भी ये रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी और इंसुलिन जो है वो उसकी सिक्रीशन इम्पेयर्ड होगी, ख़राब होगी. फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस विच में कॉज प्रोलॉन्ग्ड एलिवेशन इन लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन. अब ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो स्ट्रेस में इंक्रीज़ करेंगे और ये रेज़ करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और पेनक्रियास की जो डिमांड है ना उस पर बढ़ा देंगे. यूज़ ऑफ एड्रीनल corticosteroids, hormonal contraceptives and other drugs that antagonize the effects of insulin. अगर कोई स्टेरॉयड यूज़ ले रहा है, ओसीपीज़ ले रहा है, तो ये उसको इंसुलिन को नलीफाई या एंटेगोनाइज करने की कोशिश करता है. जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे आ जाएं. इफ़ पेशेंट इज़ ओवर वेट बिफोर प्रेगनेंसी एंड एडिड एक्स्ट्रा वेट, इट मेक्स इट हार्ड फॉर द बॉडी टू यूज़ इंसुलिन. अगर फैट है और फिर वो प्रेगनेंसी के बाद और वो गेन कर लेती है, तो फिर यही होता है कि वो और हार्ड हो जाता है फॉर द बॉडी टू यूज़ इंसुलिन. प्रेगनेंसी विच कॉजेज वेट गेन एंड हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्लेसेंटल हार्मोन्स. कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं जिनमें लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्लेसेंटल हार्मोन जो है वो हाई होते हैं और वेट गेन होता है. तो फिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 पे आ जाएं. इन टाइप 1 द बीटा सेल्स इन द पेनक्रियाज आर डिस्ट्रॉयड और सप्रेस्ड. या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या सप्रेस हो गए हैं. टाइप 1 जो है इट माइट बी आइडियोपैथिक, वजह नहीं मालूम होती, या ये इम्यून मीडिएटेड होती है, आपकी अपनी इम्यूनिटी ही इसको फ़ौरन वो समझ के उसको टारगेट कर देती है. आइडियोपैथिक टाइप पेशेंट्स हैव परमानेंट इंसुलिन डेफिशिएंसी विद नो एविडेंस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी. उनका परमानेंट जो है वो डेफिशिएंसी होती है, ये अननोन कॉज होती है, और ऑटो इम्यूनिटी का तो कोई वो नहीं होता सिनेरियो. इन द
इन द इम्यून मीडिएटेड टाइप आर लोकल और ऑर्गन स्पेसिफिक डेफिसिट में इंड्यूस एन ऑटोइम्यून अटैक ऑन बेटा सेल्स। कोई लोकल या ऑर्गन में कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जो कि उसको इंड्यूस कर देगी। दिस अटैक इन टर्न्स कॉजेज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द पेनक्रियाज कॉल्ड इंसुलाइटस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा पेनक्रियाज में और इंसुलाइटस इसको हम बोलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 2 पे आ जाएं। टाइप 2 में बी कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन इन टारगेट टिश्यू। जो जिस सेल पे या टिश्यू पे एक्ट कर रही है इंसुलिन वही ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एबनॉर्मल इंसुलिन सिक्रीशन या एबनॉर्मल इंसुलिन सिक्रीट हो रही है। टाइप 1 और टाइप 2 के डिफरेंसेस दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टाइप 1 यंग ऑनसेट होता है, टाइप 2 ओल्डर ऑनसेट होता है। ये रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 में, और टाइप 2 में नो ऑब्वियस सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज। टाइप 1 बिल्कुल नॉन ओबीस दुबले पतले लोगों में होता है, और टाइप 2 ओबीस में जो मोटापे का शिकार हैं उनको। टाइप 1 में बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन बॉडी ही नहीं बना रही। टाइप 2 में इंसुलिन सिक्रीशन कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, लेकिन बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, सेल्स आर रेजिस्टेंट। टाइप 1 को हम मैनेज करते हैं बाय इंसुलिन इंजेक्शंस विद डाइट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल, और टाइप 2 में हम ओरल मेडिकेशंस देते हैं इंसुलिन इंजेक्शन विद डाइट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। Type 2 diabetes mellitus has major problems of insulin resistance and impaired insulin secretion. आपको पहले भी बताया कि रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन बिकम्स लेस इफेक्टिव एट स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज अपटेक। वो ग्लूकोज को नहीं अपटेक करवा पाती, वो बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। यूजुअल सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया प्यास लगना, पॉलीफेगिया भूख लगना, फटीक थकावट, इरिटेबिलिटी, पुअर हीलिंग, स्किन वुंड्स और ब्लर्ड विजन। अब जब यूरिन में से ग्लूकोज निकलेगा, क्योंकि ग्लूकोज तो अपटेक ही नहीं हो पा रही, तो उसके साथ साथ वाटर भी बाहर निकलेगा, तो पॉलीयूरिया होगा। अब वाटर बाहर निकल रहा है तो प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीडिप्सिया। सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, भूख लगेगी, क्योंकि आपके सेल्स को तो खुराक नहीं मिल रही, तो पॉलीफेगिया होगा। ये इसके सारे सिम्टम्स हैं। Depending on the level of the patient's hyperglycemia, polyuria or increased urination, polyuria occurs because the kidneys remove excess sugar from the blood, resulting in high urine production, जैसे मैंने आपको भी बताया है। Polydipsia or increased thirst is present because the body loses more water as polyuria happens, triggering an increase in patient's thirst, उसको ज़्यादा प्यास लगेगी। Polyphagia or increased appetite, क्योंकि फूड जो है, although the patient may consume a lot of food but glucose cannot enter the cells because of insulin resistance, तो उसको भूख लगेगी। फटीग एंड वीकनेस होगी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही, ग्लूकोज नहीं मिल रहा सेल्स को फूड से। सडन विजन चेंजेस होंगी, द बॉडी पुल्स अवे फ्लूइड फ्रॉम द आई इन एन अटेम्प्ट टू कंपनसेट द लॉस ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड, रिजल्टिंग इन ट्रबल इन फोकसिंग द विजन, रेटिनोपैथी। टिंगलिंग और नबनेस हो सकती है हैंड्स और फीट में, न्यूरोपैथी ड्यू टू डिक्रीज इन ग्लूकोज इन द सेल्स। ड्राई स्किन हो सकती है पॉलीयूरिया की वजह से, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है। स्किन लीजन्स और वुंड्स डेट आर स्लो टू हील। ग्लूकोज क्राउड्स इनटू द ब्लड वेसल्स, तो जो WBCs हैं उनको रास्ता नहीं मिलता, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग। रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, और बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज तो खाते हैं अपने जीने के लिए, इसीलिए बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे। सो यू हैव टू कंट्रोल द रिस्क फैक्टर्स। हाइपरटेंशन कंट्रोल करें। ए पर्सनैलिटीज़ जो कि टेंस रहते हैं हर वक्त, उसको प्लीज़ कंट्रोल करें। स्मोकिंग मत करें, वॉक करें। ये अनहेल्दी फूड मत खाएं जो कि सब खाते हैं आजकल, बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़। और ओबेसिटी प्लीज़ इसको कंट्रोल करें, वेट को देखें अपने, उसको मैनेज। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाएं। 2 में एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ आर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरोस्मोलर hyperglycemic non-ketotic syndrome. These life-threatening conditions require immediate medical intervention. ये serious किस्म के complications होती हैं and intervention is absolutely required. DKA पे आ जाएं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है किसकी, टाइप 1 की।
Decay involves simultaneous process that leads to metabolic acidosis. The absolute insulin deficiency causes cells to convert fats into glycerol and fatty acids for energy. अब सेल को ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने तो जीना है, तो वो क्या करेंगे, वो फैट को कन्वर्ट करेंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में एनर्जी के लिए. द फैटी एसिड कैनॉट बी मेटाबोलाइज्ड एज क्विकली एज दे आर रिलीज, सो दे एक्यूमुलेट इन द लीवर. अब ये सारे फैटी एसिड लीवर में जमा हो जाते हैं और वहाँ पे क्या बना देते हैं, कीटोन्स, कीटो एसिड्स. These ketones accumulate in the blood and urine and cause acidosis. अब ये ब्लड में और यूरिन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं और एसिडोसिस कर देते हैं. एसिडोसिस लीड्स टू मोर टिश्यू ब्रेक डाउन, मोर कीटोसिस, मोर एसिडोसिस एंड इवेंचुअली शॉक, कोमा एंड डेथ. विशियस सर्कल शुरू होता है एसिडोसिस और कॉज करता है, फिर और एसिडोसिस होता है और टिश्यू ब्रेक डाउन होता है और इवेंचुअली पेशेंट सीरियस हो जाता है. हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम पे आ जाएं. इनएडिक्वेट इंसुलिन हिंडर्स ग्लूकोज अपटेक बाय फैट एंड मसल सेल्स. ग्लूकोज तो उस क्वांटिटी में है नहीं जो रिक्वायर्ड, सो ग्लूकोज अपटेक बाय फैट एंड मसल सेल जो है वो नहीं हो पाएगा. बिकॉज द सेल्स कैनॉट टेक इन ग्लूकोज टू कन्वर्ट टू एनर्जी, ग्लूकोज एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड. अब ब्लड में वो पूल अप होना शुरू हो जाएगा ग्लूकोज. At the same time, the liver responds to the demands of energy starved cell by converting glycogen to glucose. अब लिवर बेचारे को क्या पता कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में तो मौजूद है, लेकिन वो सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए लिवर जो है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में. सो ये फर्दर और इंक्रीज कर देगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को. When this level exceeds the renal threshold, excess glucose is excreted in urine. अब यूरिन जो है वो उसमें ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा. द आफ्टर मैथ इज इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी एंड ग्लाइकोज यूरिया, हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन लीडिंग टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस. साथ साथ फ्लूइड मैसिव लॉस हो जाएगा, पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा. जब पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार होगा उसके इलेक्ट्रोलाइट सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे. द मैसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कॉजेज fluid and electrolyte imbalance and dehydration. Water loss exceeds glucose and electrolyte loss contributing to hyperosmolarity. So water loss जो है वो ज़्यादा हो जाएगा as compared to glucose and electrolyte loss. So it will contribute to hyperosmolarity क्योंकि वाटर कंटेंट बॉडी में बहुत कम है. डिमिनिश्ड ग्लूकोज एक्सक्रीशन फर्दर रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल. अब ग्लूकोज की डिक्रीज अब इतना ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज है कि वो कितना एक्सक्रीट कर सके रीनल. सो फर्दर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होंगे, फिर ऑस्मोलैरिटी और होगी, डिहाइड्रेशन होगी, पेशेंट जो है बस इसके विशियस उसमें सर्कल में उसकी डेथ हो जाएगी. क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाएं. हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन एंड स्ट्रोक. ये देखें ये पे न्यूरोपैथिक अल्सर, ये गैंग्रीन हो गया है. अब इसको फिर वो डॉक्टर्स कट ऑफ कर देते हैं लिम्ब को. डायग्नोसिस पे आ जाएं. फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग ऑफ 8 to 12 आवर्स विदाउट फूड. नॉर्मल लेवल्स विल बी लेस देन 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. डायबिटीज़ में ये मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होंगे. इफ़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ बिटवीन 100 to 126 तो इट इज़ कॉल्ड प्री डायबिटीज़, यानी कि आप आगे फ्यूचर में डेवलप कर लेंगे अगर आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए. रैंडम सीरम ग्लूकोज पे आ जाए. आफ्टर 1 hour ऑफ मील नॉर्मल लेस देन 139 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है. डायबिटीज़ में मोर देन 200 होता है. ग्लाइकोसाइलेटेड HbA1c ये आपको ऑलमोस्ट 3 months का बताता है कि आपके क्या ग्लूकोज के हालात रहे हैं आपके बॉडी में. सो पास्ट 8 to 12 वीक्स का बताता है और नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 5.7% तक. अदर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस, फैटी एसिड्स, लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एलिवेटेड होते हैं. CBC में हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन है, तो RBCs जो हैं वो आपको कॉन्सनट्रेटेड वो लगेंगे. ल्यूकोसाइटोसिस होगा हीमो कॉन्सनट्रेशन की वजह से, क्योंकि हीमो कॉन्सनट्रेशन है सेल्स जो हैं वो उनका क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी. रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस और इन्फेक्शन, यूरिन पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज और कीटोन्स होगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी. कल्चर एंड सेंसिटिविटीज़ में UTI होगा और रेस्पिरेटरी और वूंड इन्फेक्शंस होंगे.
प्रिवेंशन यही है, आपको जो कॉज है उसको दूर करना है, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, एक्सरसाइज करनी है और अनहेल्दी फूड नहीं खाना। रोल क्या है न्यूट्रिशन जो है, एजुकेट पीपल अबाउट ओबेसिटी, educate about healthy food, avoid oily, health, fatty and sweetened foods, provide and explain diet chart to patient, कैलकुलेटेड अमाउंट में खाना चाहिए कि आप खाने के लिए ज़िंदा हैं, बस उतना खाएं जितना आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, मेडिसिन जो है वो रेगुलर यूज़ ऑफ मेडिसिन लोगों को बताएं कि अगर आपको डेली की एक लिखी है मेडिसिन तो आपने डेली खानी है। लोग एक दो दिन खाते हैं फिर बीच में एक दो दिन छोड़ देते हैं, इस तरह कर डोजेज और जो प्रिस्क्राइब आपको किया गया है क्या क्या टाइम पे आपने खाना है, बीडी में खानी है, ओडी में खानी है, सारा जो है पेशेंट को गाइड करें, रेगुलर चेकअप्स कराएं, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उस पर नज़र रखें, रेगुलर आई किडनी फुट चेकअप हो, फुट केयर करें अपनी, शार्प ऑब्जेक्ट्स नेल कटर नाइफ वाले चीज़ें जो हैं वो ध्यान से यूज़ करें। डायबिटिक्स और जो हैं ये ओबेसिटी के शिकार जो लोग हैं उनमें ये सब होता है, उनको डायबिटीज़ भी होती है, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, स्लीप एपनिया ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, उनको फैटी लिवर डिजीज़ होती है और कैंसर डेवलप हो सकता है। सो ये देखें आप ओवरवेट होने के कितने ज़्यादा नुकसान हैं। ये चीज़ें हैं जो वो खा सकते हैं जितनी मर्ज़ी। ये ग्रीन में उन्होंने शो की हुई है, ग्रीन ऑरेंज ऊपर शो किया गया है, ये ध्यान से इस्तेमाल करें। और जो रेड में शो किया गया है ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है जिसमें मज़े मज़े की सब चीज़ें हैं। एक्सरसाइजेज बेस्ट जो है डायबिटिक्स के लिए, एक तो ब्रिस्क वॉकिंग है 30 to 45 मिनट्स, स्विमिंग 10 मिनट्स ट्वाइस अ वीक, रनिंग 30 मिनट्स अ डे, वेट लिफ्टिंग 15 to 45 मिनट्स थ्राइस अ वीक और साइकिलिंग 30 मिनट्स डेली। ये और लिखा हुआ है, यानी कि आप इनमें से वो कर लें या वो कर लें, ये सब कुछ मत करा दीजिएगा डायबिटिक्स को। टेकिंग केयर ऑफ़ फीट, वॉश करना है आपने, बीच में जो एरिया है उसको ड्राई करना है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, अपने फीट को गौर से देखें, ट्रिम जो है वो ध्यान से करें और सॉक्स को डेली चेंज करना है, बेयर फुट नहीं चलना और एग्ज़ामिन करना है अपने शूज़ को फॉर क्रैक स्टोन्स, कोई चीज़ तो नहीं है जो कि को डैमेज। आई केयर, रेगुलरली आई चेकिंग हो, प्रॉपर लाइटिंग में आप पढ़ें, ब्लिंक फ्रीक्वेंटली, सन ग्लासेस पहन के जाएं और डिस्टेंस एडजस्टमेंट जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। गेज़ जो है वो फॉर ग्रीन ट्री, ग्रीन एरियाज़ में आप जाएं। आई एक्सरसाइज करें।